नमस्कार, चैनल 24+ लाइव शो मैडी टॉक में मैं आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर बार हम अपने शो में एक नए विषय को लेकर आते हैं जो आपकी हेल्थ से जुड़ा होता है। हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे ये मुनासिब नहीं, नामुमकिन है, लेकिन हम इसे मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य ही अपना सबसे बड़ा धन है और इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए चैनल 24+ न्यूज़ हर सप्ताह आपके लिए लेकर आते हैं लाइव मैडी टॉक शो, जिसमें स्पेशल डॉक्टर आपसे मिलते हैं, मुखातिब होते हैं, फ़ोन के ज़रिए आपसे बात करते हैं। आज हम एक बार फिर से एक खास मुद्दा लेकर आए हैं। पेट की तकलीफ बेहद ज़्यादा सुनने में आती है। एसिडिटी का प्रॉब्लम, सीने में जलन, गैस की प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है और दिखने में ये छोटी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़ी हो जाती है। आज उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और उसके लिए हमारे बीच हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष अग्रवाल। आप एम्स में जोधपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, ये वाकई में सुनने में बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन ये आपकी पूरी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करता है। आप कितना भी सजग रहना चाहें, लेकिन कहीं ना कोई ऐसी लापरवाहियाँ होती है जो हम लोगों को परेशान करती है। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मेरा एक साधारण सा सवाल आपसे यही है, गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्या होता है? क्या क्या? देखिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जो कि आपकी पेट की सारी बीमारियों से को देखता है जी। पेट ऊपर से देखने में एक ही होता है, बट इसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे पेट है, स्टमक है, आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत है, आपका लिवर है, आपका बिलियरी ट्रैक्ट है, गॉल ब्लैडर है। तो ये सारी बीमारियों का इलाज एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही करता है। कहा जाता है कि जो भी बीमारी शुरू होती है वो पेट से ही शुरू होती है। ये कितना सही? अभी के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा सही हो रहा है। रादर जो स्टडीज़ आ रही हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि आपकी जो आंतों की जो रचना है उनके चेंज होने के कारण और उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी चेंज होने के कारण काफ़ी डिजीज़ेज़ का लिंक उनके साथ में हो रहा है। अभी तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता जा रहा है ये पार्ट। हम डॉक्टर साहब से डिटेल में बात कर रहे हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल है 9982432424 पर आप सीधे तौर पर कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब से बात कीजिए। अगर आपके साथ कोई समस्या है या आपके आसपास में आपको इस तरह की समस्याएं समझ में आती है, दिखाई देती हैं, तो आप बेहिचक कॉल करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। जब तक आप हमें कॉल करें, हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, गैस की बात आपने की और नाम से ही जैसे गैस्ट्रोलॉजी, सबसे पहले ही गैस का नाम आता है और अमूमन खाने के बाद या बिना खाए भी गैस का इशू बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या प्रॉब्लम है सर? जी देखिए, ऐसा होता है कि हमारी सबकी आंतों के अंदर गैस बनती है जी, जो कि नॉर्मल है। सबकी आंतों के अंदर अराउंड 50 से 60 ml गैस बनती है। तो नॉर्मली जिन पेशेंट्स को गैस ज़्यादा फील होती है वो गैस ज़्यादा बनने के कारण नहीं होती है, वो गैस की आपकी आंतों की चाल में चेंज हो जाता है। आपकी आंतों की सेंसिटिविटी जो होती है वो पार्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसके कारण वो सेम गैस आपको ज़्यादा परेशान करती है जी। बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके चेंज होने के कारण गैस थोड़ी ज़्यादा बनने लग जाती है और उसके कारण उन्हें वो एबनॉर्मल फील ज़्यादा होती है जी। तो वो ये होता है। तो इसके अंदर मेनली रिलेटेड ये होता है कि एक तो अब गैस बन कभी थोड़ा बहुत जब इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, इन्फेक्शन ठीक होने के बाद में आंतों की चाल थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो उसके कारण आपको गैस ज़्यादा फील होने लगती है पेशेंट्स को। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो परेशान नहीं होना है। आपकी दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट जो समझने वाली बात यह है कि हमारी आंतें और हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है जी। तो सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ रखी है, गैस ज़्यादा नहीं बन रही है। मतलब हम सोचते ज़्यादा हैं जी। तो लेकिन सोचने के कारण दिमाग से जो नसें जो ब्रेन जो आंतों में जाती हैं वो सेंसिटिविटी को और बढ़ा देती हैं जी। तो प्रॉब्लम इतनी है, आप उसके लिए परेशान इतना होते हैं, प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है। ओके। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि परेशान नहीं होना है। जितना आप ज़्यादा परेशान होंगे आपकी तकलीफ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी थोड़ा लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी है। आज के टाइम पे हमारा खान पान बहुत ही अस्त व्यस्त है, जैसे मिर्च मसाले खाना, टाइम पे ना खाना, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करना और फ्राइड फैटी ऑयली फूड चीज़ें ज़्यादा खाना, बाहर खाना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है इस प्रॉब्लम के लिए। प्लस थोड़ा फल फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, वेजिटेबल्स वगैरह फाइबर ज़्यादा लेना है, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि परेशान नहीं होना है। और फिर भी परेशान हो रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखाइए। अगर आपने अपनी जो लाइफस्टाइल को चेंज करने के बाद में भी आपको प्रॉब्लम्स लग रही हैं, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, देन यू शुड ऑलवेज मीट योर डॉक्टर एंड टेल हिम योर प्रॉब्लम्स। स्पेशली
जो पेशेंट्स को सिर्फ गैस के अलावा बेसिकली कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि थोड़ा हाई रिस्क है। जैसे फॉर एग्जांपल खट्टी डकारे आना, हाँ, ये भी क्या गैस से ही रिलेट करता है कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा सब कुछ अलग अलग चीज़ें हैं Okay, बेसिकली सबकी। ये सारी की सारी जो डिजीजेज होती हैं, जैसे पेट में गैस बनना, खट्टी डकारे आना, छाती में जलन होना जी या फिर कॉन्स्टिपेशन होना, जी तो ये सब चीज़ें एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर बोलते हैं। फंक्शनल का मतलब कुछ ऑर्गेनिक पैथोलॉजी नहीं है, आंतों की चाल में बदलाव है, आंतों की सेंसिटिविटी में चेंज है जी आपकी एसिड प्रोडक्शन में थोड़ा सा चेंज है जी आपकी जो एसिड को ऊपर आने से रोकता है, जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जो खाने की नली और स्टमक को सेपरेट करता है ताकि एसिड ऊपर ना आए, जी 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 तो उसकी फंक्शनिंग में थोड़ी सी चेंज होने के कारण ये एसिड ऊपर आने लगता है। जी। इसी तरीके से बाकी जो आंतों की चाल स्लो हो जाती है अगर, या फिर तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फास्ट हो जाती है तो उन्हें डायरिया हो जाता है, सेंसिटिविटी उनकी ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें पेन होने लगता है, उन्हें ब्लोटिंग लगने लगती है, गैस पेट में बनने लगती है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक आपसे सवाल है, खाना और फ्रूट्स, आजकल तो नेट पे भी आप देखिए, यूट्यूब पे भी बहुत सारी नॉलेज शेयर होती है कि भाई फ्रूट्स को खाने से कितनी देर पहले खाना है या बाद में खाना है, खाने के कितनी देर बाद पानी पीना है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि खाने के इतनी देर बाद पानी पीना है, चाहे वो आधा घंटा हो या 1 घंटा, एक ये चीज़, और एक ये फ्रूट्स को खाने का टाइम, खाने से कितनी देर पहले और कितने बाद में, इसका डिसाइड जो किया जाता है वक्त, वो कब किया जाता है और क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों कि खाने से इतनी देर पहले ही हम फ्रूट खा सकते हैं या इतनी देर बाद ही खा सकते हैं क्योंकि ये नुकसान करेगा, पेट में जो एसिड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। देखिए, जो हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो आपको किसी भी तरह के खाने में कोई रुकावट नहीं करती है, यह समझना ज़रूरी है। जी जी। हम लोगों की तरफ से हम किसी चीज़ का भी कोई टाइमिंग आपको स्पेसिफाई नहीं करते नहीं हैं कर सकते कि खाने के बाद में फ्रूट्स लेने हैं, पहले आप कभी भी लीजिए। जी, वी टेल यू कि कभी भी लीजिए। जी, ठीक है। पानी का एक ये बोलते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बिकॉज आपके पेट में एसिड बनता है खाने को पचाने के लिए। जी। तो अगर आप एसिड के अंदर पानी डाल देंगे तो वो थोड़ा एसिड और वीक हो जाएगा। जी। तो इसलिए खाने के तुरंत बाद पानी पीना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जनरली अब आप खाने के साथ में खाएंगे तो आपको आपकी खाने के साथ में रादर सैलेड लेना चाहिए। जी। बिकॉज सैलेड जब भी होगा तो फाइबर होगा, तो फाइबर जो रहेगा वो खाने को घुलने में भी हेल्प करेगा, जी। खाने को आगे बढ़ाने में भी हेल्प करेगा, खाने के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा। जी। सही, कॉल ले लेते हैं। हाँ। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मेरा एक और सवाल है गैस को लेकर ही, कि घर में कहा जाता है खाना खाने के बाद तो माउथ फ्रेश न जो आते हैं आप वो यूज़ कर लीजिए, अजवाइन खा लीजिए, या इस तरह का ये जो होम रेमेडी है, क्या ये इसमें कारगर होती है? इस पे बेसिकली यही है कि सुनते तो हम भी बहुत टाइम से आए हैं बट कोई एविडेंस कुछ है नहीं, आज तक कोई स्टडी कोई पब्लिश्ड है नहीं जी। तो मैं कुछ इसके बारे में कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि इनका कितना बेनिफिट है और कितना साइड इफेक्ट है, तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि ये कहा जाता है लेकिन इसकी डिटेलिंग हमारे पास अभी है इसके बारे में कोई अभी तक एविडेंस कुछ नहीं है जी। जब कभी एविडेंस, पहले देखिए क्या होता है कि कोई भी आज के टाइम पे जो स्टडीज हम करते हैं जी, जैसे अगर जी। तो एक पेशेंट को हम सिर्फ चूर्ण देते हैं, एक पेशेंट को हम दवाई देते हैं जी। तो 10 पेशेंट को हमने जैसे दिया ये जी, तो जिनको चूर्ण दिया था 10 में से 3 उनमें भी बेनिफिट हो जाता है और यहाँ पे 10 में से 7 में बेनिफिट होता है, तो हम बताते हैं जी कि 7 को बेनिफिट इनमें ज्यादा हुआ तो ये सिग्निफिकेंट है। सो यही वाली बात रहती है इसके अंदर भी, जब तक कोई एविडेंस ना हो कि डेफिनेटली ये बेनिफिट कर रहा है तब तक उसको हमें हमारे लिए प्रमोट करना, एलोपैथी उस चीज को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करती। वी नीड एन एविडेंस डॉक्यूमेंटेड कि इतना % बेनिफिट होगा, पेशेंट हमसे पूछेगा कितना बेनिफिट होगा, कितने चांसेस हैं, तो वी नीड टू हैव एन आंसर बिफोर वी रिकमेंड एनी मेडिकेशन। जी। ओके, अब मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो एसिडिटी। हाँ, इस पे तो इतने ऐड भी बनते हैं, इतने प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं कि मतलब आजकल तो कहना चाहिए कि डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, आप वो लिक्विड फॉर्म जो मेडिसिन आती है जिनके मार्केट में इतने ऐड आते हैं वो पी लीजिए और एसिडिटी खत्म हो जाए। इनो को ले लीजिए, इतना फेमस है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि एसिडिटी क्या है, क्यों होती है, ये इसको रोका कैसे जा सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करें। तो अगेन एसिडिटी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये भी एक फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर है। आपकी पेट के अंदर नॉर्मली एसिड बनता है जी, जो खाने को पचाने के लिए होता है जी, ठीक है। तो जो एसिड होता है वो पेट के अंदर रहता है, पेट की कवरिंग होती है जिसको कॉलमनर म्यूकोजा बोलते हैं, जो कि ये म्यूकस सिक्रीट करती है, जो कि
एसिड को पचने से पेट को डैमेज ना हो उससे बचाती है। लेकिन अगर वो एसिड जब आपके इस ऊपर खाने की नली में आता है, उसमें ये म्यूकस नहीं होता है, तो उसमें जलन फील होती है आपको, और फिर वो मुंह में आता है तो आपको खट्टी डकार जैसा फील होता है। तो ये भी अगेन अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल से रिलेटेड है कि ये बनता नॉर्मली है, वो थोड़ा बहुत ऊपर आता भी नॉर्मली है, बट जब वो ज़्यादा आने लगता है तब वो प्रॉब्लम करने लगता है, तब सिम्टम्स होने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली चीज़ तो खान पान में चेंज, कि चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है। चाय कॉफ़ी बेसिकली क्या करते हैं कि आपका जो चाय कॉफ़ी चॉकलेट्स जो होते हैं, ये आपकी खाने की नली और स्टमक को जो सेपरेट करता है, स्फिंक्टर होता है वहाँ पे, एक वॉल्व होता है जो प्रिवेंट करता है ऊपर आने से, उसको लूज करते हैं। तो चाय कॉफ़ी अवॉइड करने हैं, चॉकलेट अवॉइड करनी है, स्पेसिफिकली चाय खाली पेट कभी नहीं पीनी है, चाय कॉफ़ी खाली पेट कभी भी नहीं पीनी है। आप आइडियली तो बंद ही कर दीजिए, पीना भी है तो नाश्ता करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आधा कप चाय ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि चाय के साथ बिस्किट्स किए जाते हैं, वो नाश्ता प्रॉपर करने के बाद में अगर आप लेंगे तो बेटर है। एंड चाय से मेरा मतलब ये नहीं कि दूध वाली चाय से मेरा मतलब है चाय जो ब्लैक टी। कई पेशेंट्स मेरे पास नहीं, चाय से मेरा मतलब है कि चाय नहीं पीनी है मतलब दूध वाली चाय नहीं पीनी है। नहीं, चाय ही नहीं पीनी है। अच्छा, पहले तो हमें चाय पीनी नहीं है। हाँ। और पीनी है तो फिर पीनी नहीं है चाय, आइडियली ग्रीन टी वगैरह आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप दूध वगैरह पीजिए, या फिर आप कुछ और मतलब चाय में दूध को मेंशन करके आप ना पिए तो ज्यादा बेटर। नहीं, चाय ही नहीं पीनी है, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ फिर से कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उन्हें बोलता हूँ चाय बंद कर दीजिए, अगली बार पेशेंट आता है सर मैं काली चाय पी रहा हूँ, तो नुकसान वो काली चाय कर रही है, वो दूध वाला पार्ट नहीं कर रहा है, दूध बंद करने का पॉइंट नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि दूध नहीं बंद करना, चाय बंद करनी, चाय और कॉफी। तो अगर आपको सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं इस तरह के, तो ये सब बंद करना है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम खाना खाना है, बहुत लंबे टाइम तक खाली पेट नहीं। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो मैडम, वो आ रहा है ना प्रोग्राम, तो जी हाँ सर, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। जी हाँ, आप है ना अपना सवाल पूछिए सर। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम एक्चुअली क्या है, मेरे सर में बहुत ज्यादा गैस बन जाती है, और फिर सर क्या है पीछे से बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। जी जी जी, आपकी उम्र बताएंगे आप? मेरी 45 है मेरा। जी। और कब से तकलीफ है आपको ये सर मेरे को करीब 5-6 साल से है सर। इसके अलावा और कोई तकलीफ है आपको? और सीढ़ी चढ़ता हूँ तो सांस फूल जाती है मेरी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो कॉल करने के लिए शुक्रिया जी सर। तो अगेन ये जो मैंने आपको बताया, ये जो सिम्टम्स जो हेडेक हो रहा है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो आंत है वो एक ट्यूब की तरह है, उसके अंदर से गैस बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, ठीक है। ये बहुत कॉमन पेशेंट्स आते हैं कि हमारा सर दुखने लगता है और सर भारी हो जाता है, सर में गैस भर जाती है, और बैक पोर्शन में पेन होता है, यहाँ पे खिंचाव होता है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड पेशेंट्स हैं। तो उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि गैस भर जाती है सर में, गैस चढ़ जाती है सर में। ये सिंपली एक स्टेटमेंट है, पेशेंट्स हमेशा यही बोलते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि पेट की गैस पेट में ही रहती है। आंत की जो हमारी आंत ट्यूब की तरह है, तो ट्यूब के अंदर से कुछ बाहर नहीं जाएगी गैस, ठीक है। तो ट्यूब के अंदर ही रहती है। वो जो गैस की जो सेंसेशन के कारण जो स्ट्रेस मैंने आपको बताया था, वो मेंटली जो है, हाँ, वो जो मेंटल स्ट्रेस जो ले रहे हैं, जी जी जी, उसके कारण बाकी सिम्टम्स हो रहे हैं। जी, ओके, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी सिम्टम हो रहे हैं, जो आपको हेडेक जो हो रहा है, उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। परेशान नहीं होना है, आपको अपनी गैस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है। जब जितना ज़्यादा आप सोचेंगे आपको उतनी ही तकलीफ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे आपकी पेट की तकलीफ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, और आपको ये हेडेक होना और घबराहट होना और कमजोरी लगना, वीकनेस लगना, ये सब सिम्टम्स सब काफ़ी हद तक आपके मन में ज़्यादा बार बार सोचने के कारण है। तो मन को शांत रखिए, थोड़ा मेडिटेशन योगा, आई ऑलवेज सपोर्ट इट, कि थोड़ा मन को शांत रखिए, मेडिटेशन योगा वगैरह कीजिए। फिर भी अगर आपको रिलीफ नहीं हो रहा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। हम कुछ आपको मेडिकेशन देंगे जो आपकी आंतों को थोड़ा रिलैक्स करेगी, आपकी ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स करेगी, और आपको बेटर फील होने लगेगा। सर एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैडम, मैं जय व्यास बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब आज विजिट पे है आपके चैनल पे जी। तो मैडम मुझे एक थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करनी है। मैं जी हाँ सर, बिल्कुल, आप अपना सवाल पूछिए, सर हमारे पास ही बैठे हैं। सर, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर, बताइए।
सर एक्चुअल में क्या, मेरी एज 45 है, वजन मेरा 110 है जी। डायबिटिक बीपी पेशेंट हूँ। डायबिटिक के लिए मैं सर ग्लाइकोमेट SR 500 ले रहा हूँ, बीपी के लिए कॉलकाट प्लस ले रहा हूँ। ठीक है। कंटिन्यू मैं जिम जाता हूँ सर, 1-2 घंटे जिम करता हूँ। गैस की टेबलेट मैं काफी टाइम से ले रहा हूँ, जिसमें इसोमिका है, लोमेज, ठीक है। जेंटामेक्स, जेंटेम, ऐसी काफी टेबलेट मैंने ली है। ठीक है, आपको परेशानी क्या है बताइए अभी? सर पेट में भारीपन रहता है, खाना खाते हैं तो वो, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे चर्बी है या सर गैस की प्रॉब्लम है सर मेरे। ठीक है, ठीक है। कॉल करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। तो अगेन अब ये वाली प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है इनको। आपने जैसे 110 बोला इन्होंने, 110 केजी इनका वेट है, एंड ही इज तो एज 42 एज 42 इयर्स है, बहुत ज्यादा। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। जी। तो अब जो डायबिटिक्स पेशेंट्स होते हैं उनकी आंतों की चाल स्लो हो जाती है। ओके। तो एक तो चाल स्लो होने के कारण गैस उन्हें ज्यादा फील होती है। जी। सेकेंड थिंग अगेन, ये जो ओबेसिटी जो रहती है, पेट में फैट इतना ज्यादा हो गया है, तो उसके कारण पेट फूल रहा होता है फैट के कारण, लेकिन पेशेंट्स को लगता है नहीं मेरी तो गैस बन रही है। ओके। तो ये चीज समझना जरूरी है कि आपके पेट में गैस नहीं है, वो फैट के कारण पेट फूल रहा है। एंड सेकेंड थिंग, थोड़ी आंतों की फैट भी जो होता है वो आंतों की चाल में थोड़ा रुकावट करता है, जिसके आंतों की चाल थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, जिसके कारण अगेन उनको गैस की फील होती है। तो अगर आपका 110 केजी वेट है और अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो देखिए आपको एक डाइटिशियन से मिलना ज़रूरी है। बिकॉज गाड़ी में पेट्रोल अगर डल रहा है तभी गाड़ी चल रही है, बिल्कुल है ना जी। तो कहीं ना कहीं या तो आपकी एक्सरसाइज में कमी है या फिर आपका डाइट शेड्यूल ठीक नहीं है। तो एक डाइटिशियन से मिलिए और एक एक्सपर्ट ट्रेनर से मिलिए जी। तो ये दोनों चीजें आपको अपने वेट लॉस करने में हेल्प करेंगी, विच विल हेल्प इन योर डायबिटीज और बीपी कंट्रोल में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अच्छा सर, जैसे कॉलर ने ये कहा कि मैं इतने लंबे समय से गैस की गोलियां खा रहा हूँ, सर कहीं ना कहीं ये गोलियां भी नुकसान नहीं करती है जैसे इतने लंबे वक्त से खा रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली ये आज के टाइम पे हमारे इंडिया में ही सिर्फ ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं PPIs, और हम हर घर में एक डॉक्टर एसिडिटी, हाँ हर घर में एक डॉक्टर है और हर कोई जाकर के मेडिकल स्टोर पे जाता है, मेडिकल स्टोर वाला गैस की दवाई दे देता है। और जो आजकल लिक्विड फॉर्म में जो मेडिसिन आती हैं, एंटासिड सिरप्स आते हैं, मेडिकेशन कैप्सूल्स आती हैं, पैंटोप्रेजोल की कैप्सूल्स वगैरह आती हैं, तो ये पेशेंट्स लोग जाकर के मांगते हैं और उन्हें तुरंत मिल जाती हैं। ये इनके काफ़ी हार्म्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म पे, जैसे किडनी पे डैमेज होने का रिस्क रहता है, और एक बोन्स हड्डियां कमजोर होने का रिस्क काफ़ी रहता है इन दवाओं के कारण। सो ये दवाइयाँ कंटिन्यू नहीं खानी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है, अपने डॉक्टर से मिलिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अगेन लाइफस्टाइल को अपना इंप्रूव करना पड़ेगा। आप कहें कि हम लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं करेंगे, हम तो दवाई ही लेंगे, तो फिर बाद में कोई सॉल्यूशन नहीं। और जिनका भी कॉल आया था, आई थिंक उनका वेट 75 से 80 के बिटवीन होता है, तो ज़्यादा आइडियल वेट होता है क्योंकि एज के हिसाब से। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि हम जब डाइट की बात करते हैं, सब कुछ जैसे इन्होंने कहा कि पेन होता है, और आपने कहा वो मेंटली एक स्ट्रेस है जो हम सोच रहे हैं, हाँ। लेकिन खुदा ना खास्ता सडनली किसी कोई चीज़ होती है, क्या उस वक्त फर्स्ट एड कुछ, क्योंकि ज़रूरी इट्स नॉट पॉसिबल कि वी हैव टू गो टू डॉक्टर दैट टाइम इन मिडनाइट, अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या ऐसा घरेलू कोई तरीका है जैसे कहा जाता है कि आप ठंडा दूध पी लीजिए? ऐसा सुनने में आता है काफ़ी बार कि ठंडा दूध पी लीजिए, या फिर जो मेडिसिन आती है वो खा लीजिए। अब बेसिकली वही बता रहा हूँ, अगेन सेल्फ ट्रीटमेंट बहुत रिस्की रहता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो छाती में जलन जो लोगों को लगती है, कई बार बहुत कॉमन है ये कि पेशेंट को रात को छाती में जलन हो रही थी, रात भर छाती में जलन होती रही, उन्होंने कुछ लिया, इनो ले लिया, पानी ले लिया, दही ले लिया, दूध ले लिया, रात भर पूरी निकाल दी। सुबह डॉक्टर के पास फाइनली वो गए और फिर डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने कहा ये तो हार्ट अटैक था, और आप उसको एसिडिटी बैठ के समझ रहे थे, और फिर वो तुरंत इमरजेंसी सारा फिर शुरू हो जाता है, कई बार सुबह हो नहीं पाती। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत सिम्टम जब हो, आपने थोड़ा बहुत ओवर द काउंटर कोई एंटासिड वगैरह आपने ले लिया, सिरप वगैरह ले लिया, आपने इनो वगैरह कुछ ट्राई कर लिया, उससे अगर रिलीफ ना हो तो वेट ना करें कभी भी, स्पेशली जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा जिनकी एज है, जिनको अगर साथ में ऑनगोइंग वेट लॉस भी है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी है, जिनको कभी ब्लड में या उल्टी में उल्टी में या स्टूल में कभी ब्लड वगैरह आया हो, कोई या फिर कोई और साथ में सिम्टम हो, कोई जॉन्डिस वगैरह हो, पेट में आटे आ रहे हो, पेट फूल रहा हो, तो इस तरह के पेशेंट्स को जनरली अवॉइड करना चाहिए, अदर देन एक नॉर्मल ओवर द काउंटर एंटासिड के अलावा। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी भी पेशेंट को
अपने बेसिस पे ट्रीट करना। आज के टाइम पे बहुत इजीली हर घर, हर गली नुक्कड़ पे छोटे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। जी। सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक वगैरह खोल रहे हैं। तो फिर आई डोंट थिंक कि डॉक्टर्स की इतनी कमी है आज के टाइम पे हमारे कंट्री में कि किसी को डॉक्टर नहीं मिले। अच्छा, अभी आपने जो कहा हार्ट अटैक और ये जो एसिडिटी का हमारा, ये काफ़ी बार हमने भी देखा है केसेस में कि क्या हुआ, कुछ नहीं, सीने में रात को जलन हुई, उसे लगा एसिडिटी है और सुबह पेशेंट की डेथ हो गई और कॉज निकला है कि उसे अटैक आया। हाँ। सर, सम टाइम ऐसा कोई डिफरेंस है पॉइंट जिस पे ये डिफरेंस किया जा सके कि इट्स नॉट अटैक, इट्स एसिडिटी? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो ये कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी पेशेंट को जनरली हार्ट अटैक से पहले पेशेंट्स को पहले से सिम्टम्स होते हैं कि स्पेसिफिकली जो हार्ट अटैक, जो हार्ट के सिम्टम्स होते हैं, हार्ट वाला जो चेस्ट पेन होता है वो चलने पे ज़्यादा आता है। सर, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना सवाल कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए थोड़ा सा। मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी। मैम, वो शरीर में वो वेट कम नहीं हो रहा है। आपकी एज कितनी है सर? एज है मैम मेरे, हेलो। हाँ जी, हाँ आपकी जी, हाँ आवाज जी, आ रही है आवाज आ सर। रही है। आप अपनी एज और अपना वेट बताइए। एज है मैम 24। जी, और आपका वेट कितना है? वेट है 90। अच्छा। 90 kg। और हाइट कितनी है आपकी? हाइट है 6 फुट। हाँ सर। ठीक है, जी, ठीक है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेट बढ़ने के वेट कम करने के दो ही तरीके होते हैं कि एक्सरसाइज करना और डाइट पे कंट्रोल करना। जी। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग डाइट को कंट्रोल करने के नाम पे खाना छोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है जी। खाना पूरे टाइम के लिए बंद कर दिया, ऐसे लंबे लंबे टाइम खाना नहीं खा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जी। बॉडी हमारी हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने की ट्राई करती है। जी। ठीक है जी। तो नॉर्मली अगर आप सर, एक और कॉल लेते हैं, दोनों का जवाब एक साथ ही देना पड़ेगा आपको। हेलो। हेलो जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरी एज 33 इयर्स है जी। और मैं जोधपुर से ही बात कर रहा हूँ। एक्चुअली नाइट टाइम में ना मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है। जी। ठीक है। तो उसको मैं कैसे उससे मैं कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? जी, ठीक है। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी, तो हालांकि वही पहले वही वेट का यही है कि आपको या तो अपना एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है आपके, या फिर आपकी डाइट में प्रॉब्लम है। डाइट के अंदर सिर्फ खाना छोड़ने से फायदा नहीं होगा, खाना आपको बदलना पड़ेगा। जी। अब कैसे बदलना पड़ेगा? आपको थोड़ा फाइबर इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा लो कैलोरी फूड ज़्यादा लेना पड़ेगा। जी। अब उसके लिए इतने शॉर्ट पीरियड में बताना थोड़ा मुश्किल है, बट आई वुड रिकमेंड कि किसी एक डाइटिशियन से मिलिए। और नहीं, समटाइम्स सर ऐसा भी होता है, जैसे कभी कभी स्टेटमेंट्स आते हैं कि हम तो सिर्फ 2 चपाती खाते हैं, लेकिन जो आपने 2 चपाती खाई वो कंज्यूम कहाँ हुई है? वही वाली बात वो तो है रोज की 2 चपाती इकट्ठा होकर बॉडी का इकट्ठी हो रही है। या तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या आप खा ज्यादा रहे हैं। या आपकी बॉडी को अगर 1500 किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट है जी, अगर आप उससे ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, अगर उससे कम खाएंगे तो वेट कम होगा। जी। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है। बिल्कुल। तो दर्शकों को ये बात बार बार गौर करनी पड़ेगी कि आपका वेट जो गेन हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कॉज है आपका डाइट शेड्यूल, या फिर आप आपका एक्सरसाइज कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कैलोरी बर्न नहीं हो रही है। हाँ। कहने का मतलब है शायद इस वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। जी सर। जी। जैसे पेशेंट्स आते हैं कि हम तो घूमने तो जाते हैं, हाँ। हम 1 घंटा घूम के आते हैं, कितना दूरी जा 1-1.5 किलोमीटर घूम पाते हैं जी। तो अगर आप स्लो वॉक कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं होगा। आप दोस्तों के साथ में टहलने जा रहे हैं तो उसका फायदा नहीं होगा। तेज चलना है, एटलीस्ट इतना तेज चलना है कि आपकी सांस फूले। फास्ट वॉकिंग जिसको कहते हैं। 45 to 50 मिनट्स डेली वॉक जी करना सर, है। एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी सर। अभी मैंने कॉल किया था, जो डॉक्टर लाइव है हाँ जी, उनसे क्वेश्चन करना था मुझे। जी जी मैम। हाँ सर, सुना हमने आपका सवाल। हेलो हाँ जी, आप सवाल पूछिए। जी मुझे ना बहुत ज्यादा पेट दर्द रहता है और लूज मोशन रहते हैं। मेरी एज 33 है। जी। ठीक है, आपका वेट मेंटेन्ड है आपका? जी जी जी। और भूख कैसी लगती है आपको?
मुझे भूख तो लगती है लेकिन मैं ठीक से खा नहीं पाता हूँ। ठीक है, जी, ओके, जी सर। देखिए डायरिया एक ऐसा सिम्टम है जो कि हम लोग हमेशा थोड़ा सा हायर साइड पे लेके चलते हैं, हायर रिस्क साइड पे लेके चलते हैं। कॉन्स्टिपेशन जनरली डाइट वगैरह से रिलेटेड हो जाता है, बट डायरिया का अगर सिम्टम हो रहा है पेशेंट को, अगर डायरिया का मतलब 3-4 बार स्टूल जाना पड़ रहा है, वाटरी स्टूल हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार एक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उसके ब्लड टेस्ट और स्टूल के टेस्ट वगैरह होते हैं तो आप वो करके देखना ज़रूरी है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे मोस्ट ऑफ डायरिया किस वजह से होता है? क्या डाइट शेड्यूल में मोस्ट ऑफ डायरिया नहीं, मोस्टली जो डायरिया होता है वो इन्फेक्शन के कारण होता है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा एक जो आपकी मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बोलते हैं कि आपकी आंतों में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण आपकी आंतें खाना पचा नहीं पा रही हैं। जी। अब वो इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वो आपकी जो ब्लड सप्लाई है उसके कारण हो सकता है, ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है। उसके अलावा एक बड़ा ही कॉमन डिजीज है सीलियाक डिजीज, जी, जो कि अभी के टाइम अवेयरनेस बहुत कम है, जी, बट जो स्टडीज जो आ रही हैं वेस्ट से, तो वेस्ट में बहुत ज़्यादा कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड है वो, उन्होंने, और इंडिया में भी अभी बहुत कॉमनली अवेयरनेस बढ़ रही है उसकी, बट अभी भी बहुत कम अवेयरनेस है। तो जो स्टडीज़ हुई हैं बाहर, उन्होंने देखा है कि 100 नॉर्मल पॉपुलेशन लोगों में अगर हम टेस्ट करते हैं तो उनमें से कम 4 पेशेंट्स को सीलियाक डिजीज मिलता है। वहीं अगर जो हमने इंडिया में स्टडी की है, हमने दिल्ली में की थी, हमने दिल्ली एंड पूरे ऑल ओवर इंडिया के हमने सैंपल्स लिए थे, तो हमने अराउंड 23,000 पेशेंट्स का स्टडी किया था और उसमें हमने पाया था कि 23,000 नॉर्मल लोगों का उनके घरों में जाके उनका ब्लड सैंपल लिया, उनका टेस्ट किया, तो अराउंड 1% पेशेंट्स को सीलियाक डिजीज था। जी सर, इस बीमारी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा था। हाँ जी मैम, बताइए। जी। हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सर मेरे मामा जी को करीब 2 महीने पहले जॉन्डिस हुआ था। हाँ जी जी, तो उससे पहले करीब 6 महीने से उन्होंने अल्कोहल भी बंद कर दिया है, तो अभी वैसे उनका गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से ट्रीटमेंट भी चल रहा है। ठीक है। तो सब ये जानना चाह रहा हूँ, अब कभी जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें अब मतलब वो थोड़ा यूं वीक भी महसूस कर रहे हैं, तो बीच में तो डॉक्टर ने कहा था कि इनको आप जो है नमक कम दीजिएगा, तो हमने थोड़ा ज्यादा कम कर दिया था, तो उससे फिर क्या थोड़ा वीक हो गए। फिर उसके बाद मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर को वापस दिखाया, तो उनका नमक थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं देना है, रोज का जो है वो 5 ग्राम देना है। जी। उस तरह भी क्या होता है, कई बार तो विटामिन B12 जो है ना सर, उसके इंजेक्शन भी दे रहे हैं, तो सर अब क्या करें सर जिससे वापस वो फिट हो जाए? सर देखिए ठीक है, नहीं चलेगा सर, कोई बात नहीं। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि जो लिवर जो है उनका, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्हें जॉन्डिस हो रखा है, उनका लिवर खराब हो रखा है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शराब को छूना नहीं है दोबारा। प्रॉब्लम क्या होता है, पेशेंट्स थोड़ा सा बेटर फील करने लगते हैं और वापस शराब पीने लगते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि लिवर ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरा खराब हो रखा है, और अगर दोबारा शराब पिया तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। You have no option about that. और हाँ जी सर, ये कब तक मतलब रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा फिर भी जो भी है? सर टाइम लगेगा, इसके अंदर टाइम कितना रिकवर हो पाएगा वो डिपेंड करता है पेशेंट की अभी कंडीशन क्या है, पीलिया कितना है, पेट में पानी है तो वो कितना है, खून की उल्टी वगैरह हुई है नहीं। 5 एल्ब्यूमिन भी चढ़े थे उस टाइम। तो सर इनकी देखिए कंडीशन काफ़ी जनरली ख़राब है। इनका मैं आपको टॉक शो पे आपको जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहेगा। हाँ, तो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, लिवर का स्टेटस क्या है, फंक्शनल स्टेटस कितना है, एल्ब्यूमिन कितना है, बिलिरुबिन कितना है, आईएनआर कितना है। तो बेटर रहेगा अगर आप हमारे हॉस्पिटल में आप कभी भी आ सकते हैं, हमारा हॉस्पिटल डेली ओपीडी होता है, तो आप एक बार वहाँ पे आके विजिट कीजिए, हम आपको बेटर जवाब दे पाएंगे इसके बारे में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, जैसे हम डिटेलिंग में बात कर रहे थे इससे पहले सीलिया के बारे में, सीलियाक डिजीज के बारे में कर रहे थे, तो इस बीमारी के अंदर बेसिकली होता क्या है कि पेशेंट्स को गेहूं से एलर्जी हो जाती है। अच्छा, गेहूं से एलर्जी हो जाती है, तो गेहूं वो खा रहे होते हैं और उनको नॉर्मली पहले देखते थे कि डायरिया होता था पेशेंट को खाली। अच्छा, तो जनरली पहले बोलते थे बच्चों की डिजीज है, बच्चों में जनरली देखी जाती है, लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं वो मैक्सिमम पेशेंट्स ऐसे आते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक कि गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, हड्डियों में कमजोरी और खून की कमी, तो ऑलमोस्ट थायराइड की बीमारी, डायबिटीज,
तो इन सब पेशेंट्स के अंदर देखा जा रहा है कि ये बीमारी पाई जा रही है। अच्छा। तो सिर्फ डायरिया नहीं होता इन पेशेंट्स को काफ़ी कुछ हो सकता है। और अगर आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 लोगों को अगर हम रैंडम टेस्ट करें तो उनमें से कम एक पेशेंट पॉजिटिव होता है सीलियाक का। तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे यही बताया मैंने आपको सिम्टम्स। पहले डायरिया होता था, डायरिया एंड वेट लॉस। जो अभी कॉलर का फोन आया था कि उन्हें डायरिया की प्रॉब्लम, डायरिया एंड वेट लॉस मोस्ट कॉमन होता था। ठीक है। लेकिन आजकल पेशेंट्स को ये गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, खून की कमी, वीकनेस, ये सभी इसमें सिम्टम आने लगे हैं। ये सभी सिम्टम्स, इनमें से कुछ भी आ सकता है। अच्छा। और कई बार पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम नहीं होता है। अब क्या होता है कि डिजीज कभी भी प्रेजेंट कर सकती है। अच्छा। कोई पेशेंट 15 के पे आते हैं, कोई पेशेंट 60 की एज पे आते हैं। तो इसलिए ये मतलब ये बीमारी का बाहर अवेयरनेस नहीं है। पेशेंट्स घूमते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, बट टेस्ट नहीं करते हैं, कि टेस्टिंग होती नहीं है, तो फिर बाद में इसलिए बीमारी का पता नहीं चल पाता जी। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो होता है कि गेहूं छोड़ना पड़ता है। अच्छा। गेहूं कंप्लीटली छोड़ना पड़ता है। इवन डायग्नोज होने के बाद में भी ये एक अवेयरनेस नहीं है कि गेहूं, मतलब अगर एक महीने में एक बिस्किट का एक बाइट ले रहे हैं या फिर पूरे महीने गेहूं खा रहे हैं, दोनों एक बराबर है। अच्छा, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, बट ट्रीटमेंट आसान भी है। कोई दवाई नहीं लेनी है, गेहूं बंद करना है। ये डायग्नोज कैसे होता है कि सीलियाक? इसकी डायग्नोसिस के लिए पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं। इसके लिए एक IgA-TTG का नाम का टेस्ट होता है जी। वो टेस्ट करते हैं। उसके बाद में एक एंडोस्कोपी करके छोटी आंत का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप पे एग्जामिन करके फिर बाद में देखते हैं और उसके बेसिस पे इसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। जी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सिम्टम्स जो हैं जनरली आजकल बहुत रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि ये वाले सब पेशेंट्स के अंदर, जो फंक्शनल GI डिजीज वाले पेशेंट्स हैं, इनके अंदर 3 to 4% प्रिवलेंस रहता है जी। कि यानी नॉर्मल में 100 में से 1 लोगों में पॉजिटिव आएगा, बट इन पेशेंट्स में 100 में से 4 पेशेंट्स को कम से कम ये बीमारी रहती है जी। तो अगर गेहूं बंद कर दें, इनके सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। तो लेकिन गेहूं अपने आप से बंद नहीं करने हैं, ये एक समझना ज़रूरी है कि हमें तो सीलियाक है, आपने समझ लिया डायरिया हो रहा है और हमें सीलियाक है जी। तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए एक बार इन सिम्टम्स के लिए, उनसे इस टेस्ट के बारे में मांग कीजिए कि हमारा IgA-TTG एक बार टेस्ट करके देख लिया जाए, और अगर पॉजिटिव आता है तो अगर वो डॉक्टर ट्रीट कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप हमारे एम्स हॉस्पिटल में हमेशा आ सकते हैं। हम वहाँ पे इसका बेहतर तरीके से डायग्नोसिस और इलाज आगे कर पाएंगे। अभी हम फिलहाल गैस की बात कर रहे हैं, एसिडिटी की बात कर रहे हैं, और डॉक्टर आशीष बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि खाने पर ध्यान दीजिए। अगर आप ओबेसिटी फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके खाने में लापरवाही है, या फिर आप इस तरह वर्किंग एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, और या फिर एसिडिटी है तो खाने में स्पाइसी खाने को प्रेफर मत कीजिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। अभी सर, इसके अलावा भी मेरे पास एक बहुत मुद्दा है, जॉइंडिस, जिसका कॉलर ने अभी कॉल किया। एक ऐसी डिजीज़ है, जब शुरू होती है तो बहुत छोटा इशू लगता है, लेकिन जब वो सीरियस हो जाती है तो आदमी की जान तक चली जाती है। तो मैं चाहती हूँ आप जॉइंडिस को थोड़ा डिटेल में हमारे सामने रखें। देखिए, जॉन्डिस एक डेंजरस डिजीज है, बिकॉज आपका जो लिवर है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये समझना ज़रूरी है जी। ठीक है, जब लिवर बहुत ज़्यादा जब तक डैमेज नहीं होता तब तक कुछ सिम्टम्स आते नहीं हैं। अच्छा। ठीक है, तो जॉन्डिस एक बार अगर आ रहा है तो मतलब ये एक सीवियर प्रॉब्लम है, तो इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना जी। ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जॉन्डिस अगर आ रहा है तो उसे लाइटली नहीं लेना है, अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना है जी। झाड़ फूंक वाले बाबा वगैरह से और तरह तरह के टोने टोटके करते हैं लोग, उन सब चीज़ों से दूर रहना है। तरह तरह की दवाएं लोग खिलाते हैं, उन दवाओं से दूर रहना है, बिकॉज वो दवाएं काफ़ी उल्टा लिवर पे टॉक्सिक होती हैं जी। काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया है। तो अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घबराना नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाना है। वो टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि जॉन्डिस का लेवल कितना है, क्या कारण से जॉन्डिस है, क्या पहले कभी जॉन्डिस हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके बेसिस पे आप टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर को दिखाते रहिए। जनरली महीने 1.5 महीने में जॉन्डिस अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। जनरली ये हेपेटाइटिस A और E के कारण होता है जी। जो कि पानी की गंदगी से ज़्यादा फैलते हैं, बच्चों में जनरली ज़्यादा देखा जाता है। तो खासकर अगर ज़्यादा एज के अंदर अगर जॉन्डिस हो रहा है, किसी को भी जॉन्डिस हो रहा है, वुड रिकमेंड कि कभी भी लाइटली ना लें, अपने आसपास के लोगों को ना दिखाएं, एक ट्रेन्ड डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। What is the kind of symptoms जो डायग्नोस होते हैं, जिससे डायग्नोस होता है कि जॉन्डिस है? क्या सिम्टम्स होते हैं? जॉन्डिस के अंदर सिम्टम मेनली वही आंखों का पीला पड़ना, पेशाब का पीला पड़ना, स्किन पीला होना, तो ये सिम्टम्स हैं। साथ में पेशेंट्स को कई बार जनरली जब जॉन्डिस शुरू होता है उस टाइम पे थोड़ा
नौजिया, थोड़ा उल्टी, थोड़ा पेट में हल्का फुल्का दर्द, थोड़ी कमजोरी, वीकनेस, फीवर वगैरह, तो ये सिम्टम्स जनरली साथ में रहते हैं। जी अच्छा, जो जॉन्डिस है उसमें फिर डाइट शेड्यूल क्या फॉलो होना चाहिए? जैसे कि अभी आपने कहा पानी ज़्यादा पीजिए। हाँ। जॉन्डिस के अंदर देखिए जनरली जो हमारे जो कॉमन जो पेशेंट्स आते हैं, मैंने जैसे आपको बताया हेपेटाइटिस ए और ई के जो पेशेंट्स आते हैं, अब अगेन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, लोग पीला बंद कर देते हैं सब कुछ, कि पीले कपड़े नहीं पहनाने हैं, पीला खाना नहीं खिलाना है। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है बिल्कुल नॉर्मल खाना खिलाना है, जो घर पे सब खाना खा रहे हैं घर का खाना खिलाना है, साफ सुथरा घर पे बना हुआ खाना खिलाना है, ज्यादा तली फली चीजें नहीं खिलानी है, नॉर्मल घर पे जो बन रहा है सब खा सकते हैं, किसी चीज की मनाही नहीं है, पीला खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पीले कपड़े पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, ये जो रूमर फैले हुए हैं वो उन पे ज्यादा ये रूमर्स पे ज्यादा ध्यान ना दिया जाए। जो नॉर्मली होता क्या है, वो तरह तरह के ट्रीटमेंट करते हैं और फिर बाद में महीने भर बाद पीलिया खत्म हो जाता है, तो बोल देते हैं कि जी ये इन्होंने इसके कारण पीलिया खत्म हो गया। अच्छा, आपने अभी एक और बात कही कि दोबारा, यानी पीलिया एक बार नहीं हो सकता, दोबारा भी होने के चांसेस रहते हैं? पीलिया दोबारा नहीं होता, बहुत कम होता है जी। अगर दोबारा हो रहा है तो वो और भी सीरियस है जी, आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। पर ये एक ही बार होता है? नॉर्मली एक ही बार होता है। अगर आपने वैक्सीन लिया हुआ है हेपेटाइटिस ए और ई का, आज के टाइम ए का वैक्सीन अवेलेबल है आजकल, तो अगर वैक्सीन बचपन में ले लिया तो हो सकता है ना भी हो, बट पीलिया कभी भी हो एक बार जरूर डॉक्टर को दिखाना है, एक बार उनकी राय अवश्य लेनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइटली कभी भी नहीं लेना है इसे। बच्चों में ज्यादा केसेस जॉन्डिस के आते हैं या फिर बड़े ज्यादा शिकार होते हैं? देखिए, जो बच्चों के अंदर जॉन्डिस होता है वो जनरली इन्फेक्शन के कारण होता है, हेपेटाइटिस ए के कारण होता है। जो बड़ों के अंदर जॉन्डिस के कारण होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे एक तो शराब पीने के कारण लिवर खराब हो जाने के कारण, एक बार जब लिवर काफी हद तक जाके खराब हो जाता है तब इन पेशेंट्स में जॉन्डिस होने लगता है। इसके अलावा फिर जो बाकी कॉजेज हैं, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, जो फैटी लिवर होता है, ये सब चीज़ों को लेकर के भी आगे चल के लिवर जब खराब हो जाता है तो जनरली अडल्ट्स में अगर बड़ों में अगर जॉन्डिस हो रहा है तो वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है जी। इवन ए और ई भी अगर होता है बड़ों में तो वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है, तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तुरंत डॉक्टर को अपने दिखाएं। अच्छा, हम जब एसिडिटी और पेट के दर्द की बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ वर्किंग एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर खाने का जो शेड्यूल होता है वो बहुत डिसबैलेंस होता है, तो ऐसे लोग या तो फिर जो अपनी जगह बदलते हैं या फिर जिनके वर्क रूटीन ऐसे हैं कि जिसमें उनका डाइट शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता, उनके लिए क्या कोई ऐसा इजी तरीका है जिससे वो एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम को फेस ना करें? देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे कि लोग अपना खाना पीना ढंग से नहीं खा पाते हैं, उसके कारण उन्हें पेट की तरह तरह की तकलीफें रहती है। तो एक कहीं ना कहीं ये लाइन ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है कि हम खाना खाने के लिए काम कर रहे हैं या काम करने के लिए खाना खा रहे हैं, ठीक है। सो खाना अगर आप 3 से 4 घंटे से ज़्यादा खाली पेट रहेंगे तो पेट में प्रॉब्लम रहेगी। एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, गैस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब भी आप बाहर हैं हमेशा कुछ साथ में खाने का कैरी कीजिए, हर 3-4 घंटे में कुछ खाने की कोशिश कीजिए। थोड़े फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं, कुछ सैलेड कैरी कर सकते हैं, कुछ चने वगैरह कैरी कर सकते हैं, बिस्किट वगैरह कैरी कर सकते हैं। खाली पेट मत रहिए 3 से 4 घंटे से ज़्यादा। जितना हो सके उतना टाइम पे खाने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना घर का बना हुआ खाना खाने की कोशिश कीजिए। चाय कॉफ़ी अवॉइड कीजिए और स्लीप टाइम पे लेने का ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उनमें भी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक और मुद्दा है कॉन्स्टिपेशन, हाँ, जिसको अमूमन हर दूसरे घर में कोई ना कोई आपको ऐसा मेंबर मिलता है जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है और कैसे इसका समाधान हो सकता है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग टीचिंग है इंडिया में कि सुबह उठ के आपको एक बार फ्रेश होना ज़रूरी है। अगर आप फ्रेश नहीं हुए तो कॉन्स्टिपेशन हो गया जी, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन ही गलत है एक्चुअली। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना ये है कि हमारी आंतें एक ट्यूब की तरह है, ऊपर से खाना जाएगा तो नीचे से निकलेगा ही निकलेगा। बिल्कुल। किसी के 12 घंटे में ये प्रोसीजर हो जाता है, किसी के 24 घंटे में होता है, किसी के 48 घंटे में होता है, ठीक है। तो अगर दिन में 2 बार अगर हो रहा है, आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, दिन में 2 से 3 बार अगर जाना पड़ रहा है, से लेकर के 3 दिन में अगर 1 बार जाना पड़ रहा है, वो तीनों नॉर्मल है। ओके, ये दोनों चीजें नॉर्मल हैं, सब वही नॉर्मल वेरिएशन है। ये माइंड का स्टेटस है, लॉन्ग स्टैंडिंग टीचिंग है। लोग सुबह एक बार अगर फ्रेश नहीं हो पाते, लोग परेशान हो जाते हैं कि आज का दिन
खराब हो गया। नहीं सर, एक चीज़ और होती है कि अगर वो सुबह नहीं फ्रेश होते हैं तो उसके बाद वो सोचते हैं हाउ कैन वी टेक आवर ब्रेकफास्ट, हाउ कैन वी टेक आवर लंच एंड वही दैट बता काइंड रहा ऑफ। हूँ, जी, वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है उसका, और स्ट्रेस के कारण मैंने आपको बताया फिर बाकी सारे इवन ब्रेन में मतलब घबराहट, परेशानी, टेंशन, सर दर्द, पेट फूलना, पेट में दर्द, ये सब सिम्टम्स अगेन सोचने के कारण हो रहे हैं। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि परेशान नहीं होना है। अगर आपको 3 दिन में एक बार भी लैटिन अगर हो जा रही है वो नॉर्मल है, और या फिर एक दिन में 3 बार भी हो रही है वो भी नॉर्मल है। जी हर कोई चाहता है कि दिन में एक ही बार हो, जी तो वो वेरिएशन नॉर्मल का वेरिएशन है, फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी हमेशा, हाँ। फिर आप परेशान होंगे। जी। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि पानी खूब पीजिए। हम्म, अब वो खाने के साथ में लोग पानी नहीं पीते, अगर आपका पानी का इंटेक कम रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा। रहेगा बिल्कुल। तो एटलीस्ट कोशिश करनी है कि कम से कम दिन में 4 लीटर पानी पीना है, जी दिन में 2 प्लेट सैलेड और 2 फल कम से कम खाने हैं। जी तो फाइबर ज़्यादा लेना है, जी पानी अच्छे से लेना है, और पीछे नहीं पड़ना है लैट्रिन के। जी जब वो आनी होगी तब वो आ ही जाएगी। जी बहुत लंबे लंबे समय जाकर वॉशरूम में बैठना नहीं है, बिकॉज उसके कारण प्रेशर लगाने के कारण पाइल्स हो जाते हैं फिर बाद में पेशेंट्स को, फिर उन्हें ब्लीडिंग होने लगती है, और फिर उसके कारण कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाता है, बिकॉज उन्हें वॉशरूम फ्रेश होते टाइम पे उन्हें फिर बाद में पेन होने लगता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है, वॉशरूम में बहुत लंबे समय बैठना नहीं है, पानी ज़्यादा पीना है, फाइबर ज़्यादा लेना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छे से लेने हैं। जैसे कि हम कह रहे थे कि हर दूसरे घर में एक डॉक्टर है, प्रेशर बनाने के लिए चाय पीना या फिर तंबाकू खाना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गैस वाले पेशेंट्स को चाय नहीं पीनी चाहिए, जी तो जो प्रेशर बनाने के लिए चाय पीते हैं उससे होता क्या है जी कि चाय पीते हैं, पेट में बन जाती है गैस के कारण प्रेशर बन जाता है उनको। एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स करके होता है कि आपका जब भी स्टमक डिस्टेंड होता है तो आपकी आंतों की चाल थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन उनका रिलीव हो जाता है, पेट में गैस बन जाती है, जी। फिर वो गैस को लेकर परेशान होते रहते हैं। जी सर, एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर, डॉक्टर साहब मैडम नमस्कार। नमस्कार सर जी, अपना सवाल कीजिए सर, यहीं पर है। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से था जी कि मैं सुबह 45 मिनट तक जो है 1.5 किलोमीटर का राउंड लगाता हूँ, और उसके बाद में हल्का ब्रेकफास्ट, और उसके 3 या 4 घंटे बाद में मैं अपना हल्का जो सलाद या जो एनर्जी ड्रिंक होता है वो लेता हूँ, जी और 1:30 से 2 बजे के बीच में मेरा लंच टाइम होता है, जी और उसके बाद में मैं 4 बजे बिस्किट या चाय, और फिर नाइट में 8-9 बजे और रात को 10-11 बजे दूध लेता हूँ। जी उसके बाद में भी मेरा पेट कम नहीं हो रहा है काफी टाइम से, और वजन जो है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर सर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप 45 मिनट्स के अंदर आप सिर्फ 1.5 किलोमीटर चल रहे हैं। हेलो जी हाँ, सुन रहा हूँ हाँ सर। जी जी 45 मिनट्स में आप सिर्फ 1.5 किलोमीटर चल रहे हैं सर। अगर आप इतना नहीं सर, मैं मतलब 9 मिनट में 1.5 किलोमीटर चलता हूँ मैं 9 मिनट के अंदर। स्लो है सर, थोड़ा सा अपना स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा रनिंग की कोशिश कीजिए, एंड अपनी डाइट पे कंट्रोल कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो मैंने जैसा बताया कि खाना नहीं खाने से आपकी बॉडी का BMR जो कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जी। जो कि एनर्जी खर्च करने की क्षमता, वो कम हो जाती है। और सर अगर अपना वेट और एज बता दे तो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा समझने में। सेम है, मतलब ठीक है, जो भी अगर वेट कम नहीं हो रहा है तो ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट यही है कि लंबे समय भूखे Fast रहने से walk फायदा करने नहीं से होगा, और- एक्सरसाइज अच्छे से करना है, और खाना बंद नहीं करके खाना चेंज करना पड़ेगा आपको जी। अपना। और चेंज क्या करना पड़ेगा उसके लिए आप एक डाइटिशियन से अगर मिलके एक बार अगर आप मिलेंगे और डाइट चार्ट ले लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ पाएगा कि थोड़ी थोड़ी देर में बार बार खाना, और या फिर जो आजकल एक जो नया शेड्यूल चला हुआ है कि 16 आवर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी एक नया एक डाइट जी प्रोग्राम चला हुआ है, जिसमें 16 घंटे कुछ नहीं खाना है और 8 घंटे में ही कुछ खाना है। जी। तो उसके भी अभी काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं डायबिटिक्स के अंदर, ओबेसिटी वाले पेशेंट्स। डिपेंड ऑन दैट कि आप खाते क्या हैं, वो कितना हेल्दी खाना कितना हेल्दी है, कितनी उसका कैलोरी कंटेंट कितना है, जी। तो वो सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जी सर, मेरा एक और सवाल, जैसे कि अभी हम कह रहे थे कॉन्स्टिपेशन को लेकर, और हम बात कर रहे थे आजकल मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए जिनको खाने से कि आप रात को खाइए और सुबह प्रेशर बन जाएगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो हार्मफुल है या फिर? ये देखिए, ये अगेन ओवर द काउंटर ड्रग्स हमेशा हार्मफुल रहती हैं। जी आपको नहीं, या तो आपको पता हो कि उसके अंदर क्या है। जी
अगर नहीं पता है तो फिर बाद में आई वुड नेवर रिकमेंड सच प्रोडक्ट्स। एक इसबगोल आप कह सकते हैं कि इसबगोल जो होता है फाइबर की भूसी जो बोलते हैं बेसिकली, वो होती है। तो वो और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप एक बार लेना चाहें तो आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं, सेफ होते हैं वो। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डाइट अपना इंप्रूव करेंगे, उसमें फाइबर है, जो कि फाइबर अगर आप वैसे ले लेंगे तो आपको वैसे भी आपको वो स्टूल वगैरह ठीक से होने लगेगा। जी। बच्चों की बात करते हैं। आजकल बच्चों में कॉन्स्टिपेशन और डायरिया ये दो अमूमन सुनने में आते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए बच्चों का क्या है? डाइट ही है मैम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पानी कम पीते हैं, दिन भर पानी नहीं पीते हैं, फ्रूट सैलेड वगैरह लेते नहीं है, सूप लेते नहीं है, फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा लेते हैं जी। तो ये सब चीज़ों के कारण कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक इन्हें रहता है। तो लाइफस्टाइल, ये कॉन्स्टिपेशन इज ओनली अबाउट लाइफस्टाइल। अच्छा, एक बात और है कि ज़्यादातर महिलाओं में शिकायतें नहीं आती हैं कॉन्स्टिपेशन की या गैस की, पुरुषों में ज़्यादा आती है। ऐसा कोई रीज़न है या फिर ये केवल भ्रांति है, रूमर है? ये आपकी भ्रांति है। दोनों बोथ ऑफ इक्वल इन दिस। जो इंडिया का जो डेटा है उसके अंदर फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन है सब चीजें rather than अच्छा, इसीलिए जी जी। हाँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ऐसे और कौन से कॉजेज हैं जो मतलब दर्शकों को पता होने चाहिए। एक कॉल और ले लेते हैं सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। नमस्ते मैम, मैंने अभी आपका कॉल किया था जी। एक सवाल और पूछा था मैम। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए सर। सर वो शरीर में कमजोरी किस वजह से आ रही है? आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? अगर आप वो वापस डिटेल कर दे एक बार तो हमें समझ आ जाएगा। और शरीर में कमजोरी, वीकनेस आ रही है आपको? आप अपना सवाल जो आपने पहले पूछा था एक बार उसको वापस रिपीट कर दीजिए। अगर उसमें कहीं कड़ी जुड़ी है तो हम उसको फिर क्लियर कर देंगे आपको। पहले मैंने वो वेट का पूछा था सर। जी। वेट कम नहीं हो रहा है। वेट कम नहीं हो रहा था जी। देखिए जो ये शरीर में वो कमजोरी भी है, वीकनेस है। जो शरीर में जो कमजोरी है सर वो कई कारणों से हो सकती है। अगर उनमें से कोई कारण अगर नहीं है वो टेस्ट करने से ही पता चलता है कि क्या कारण से अगर एक्चुअली कमजोरी है कि नहीं है, पहले ये समझना जरूरी है। कई बार अगेन पेशेंट्स परेशान होने के कारण ही कमजोरी आ रही है, वीकनेस लग रही है, बट वो मेनली साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा रहता है रादर देन एक्चुअल कमजोरी जी। राइट। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार किसी से मिल लीजिए। कमज़ोरी जो है मोस्ट लाइकली जो इनके केस में है, जिनका क्योंकि ऑलरेडी वेट जो बढ़ा हुआ है, तो वेरी लेस लाइकली कि कुछ और कारणों से आ रही है, परेशान होने के कारण ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है। फिर भी अगर आपको कमज़ोरी ज़्यादा लग रही है तो आप एक बार किसी से मिलिए, टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि कोई कुछ और कारण तो नहीं है कमजोरी का। तो ऐसे कहना बहुत मुश्किल है कि अदरवाइज किस कारण से कमजोरी आ रही है। ठीक है, कॉल करने के लिए शुक्रिया। आपके पास क्या है सर? हाँ जी, हाँ, कहीं भी दिखा सकते हैं हमारे यहाँ पे, और आप आना चाहें तो एम्स में भी जरूर आ सकते हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा सर ना, ये सब वाकई में अब हम बार बार उस चीज़ पर आने, जैसे कॉन्स्टिपेशन को लेके भी लोगों को ये कि टबाकू खाने से या फिर चाय पीने से ही हमारा प्रेशर बनता है। तो चाय के लिए तो जैसे आपने कहा, लोग जो जर्दा खाते हैं वो भी इसे दिमाग में, सिगरेट पीते हैं वो मैम यही देखिए, पहली चीज़ तो सिगरेट और जर्दे के जो साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो उनके बेनिफिशियल इफेक्ट से ज़्यादा होते हैं जी। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें करके आपको वॉश अगेन एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर। मैम नमस्ते। नमस्ते सर, बहुत शो में स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। मैडम मेरे एक्चुअली भांजी है 16-17 साल की जी। उसको बाहर का खाना खाते प्रॉब्लम हो जाती है जी, उसको उल्टी होने लगती है जी। अच्छा, और क्या? उल्टी फिर वो रुकती नहीं है बाहर का कुछ भी खाने से? हाँ जी। अभी रिसेंटली भी प्रॉब्लम है, वो करीबन 7 दिन से उल्टियां हो रही है उसको और वो रुक नहीं रही है। सर ऐसे कंडीशन में मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा, एक बार आप हमारे वहाँ पे आकर के दिखाइए, हम उसके कुछ टेस्ट करना चाहेंगे। हाँ जी, एम्स में दिखा सकते हैं आप। सर अभी देख सकते हैं ना क्या कारण है? वो कोरोना की वजह से कुछ ऐसा? अभी तो सर हमारा ओपीडी चालू है, अब अगर कुछ रिकमेंडेशन आएंगे तो वो आपको न्यूज़पेपर के द्वारा पता चल जाएंगे। अभी आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अभी आप जा सकते हैं, ओपीडी चालू है। ओके मैम, थैंक यू जी, वेलकम। पर सर एक बात है कि सूट नहीं होता तो ये तो अच्छी बात है कि घर का खाइए। बाहर का खाना तो है ही कि बाहर का नुकसान ही करेगा। बाहर का खाना अगर सूट नहीं हो रहा है तो घर का खाइए। अगर घर का खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है
तो फिर मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं निकलनी नहीं निकलनी चाहिए, बट चाहिए। फिर भी अगर 6-7 दिन तक वॉमिटिंग हो रही है जी तो देखना ये सोचने जरूरी वाली है बात कि है। क्या जी। कारण है, जी। टेस्ट करना जरूरी है, एंडोस्कोपी करके देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, हम्म। उसी से आगे पता चल पाएगा। आंतों में घाव भी होते हैं, सुनने में आता है कि आंतों में घाव हो गए हैं, वो घाव कैसे होते हैं? आंतों में जो घाव होते हैं वो कई कारणों से होते हैं। हम्म। जो इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कॉज है जी वो ट्यूबरक्लोसिस के एक तो इन्फेक्शन के कारण होता है। जी सर, एक और जो- कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 मैडम। जी आपका, जी हाँ आपका सवाल पूछिए। सर मेरे पेट दर्द ज्यादा हो रहा है। सर पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे आप? ओके। जी आप पूछिए। मैडम ये पेट दर्द ज्यादा हो रहा है मेरा। आप अपनी एज बताएंगे? 49। 49। कितने टाइम से कर रहा है सर आपका ये पेट दर्द? ये 15 सालों से है सर। 15 सालों से आपका पेट दर्द कर रहा है। और कोई तकलीफ है आपको पेट दर्द के अलावा? नहीं, ये पेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, खाना भी कम बनता है। पेट फूलता भी है आपका? हम्म। भूख कैसी लगती है और वजन कैसा है आपका? वजन कुछ कम हुआ है? नहीं, वजन कुछ कम नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है। ठीक है, कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी सर। देखिए ऐसी कंडीशन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो पेट में जो बेसिकली दर्द हो रहा है अगेन वो एक गैस का ही फॉर्म है। एक आईबीएस नाम की बीमारी होती है, उसके अंदर भी वो भी एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जी। जिसके अंदर आंतों की थोड़ी चाल बदली हुई है, थोड़ी सेंसिटिविटी बदली हुई है, जी, जिसके कारण जी। पेन की फीलिंग हो रही है। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये समझना ज़रूरी है कि 15 साल से प्रॉब्लम है और कोई वेट लॉस नहीं हो रहा है और कोई फीचर्स नहीं है। तो बहुत ही आसान होता है ऐसे पेशेंट्स में बताना कि मोस्ट लाइकली आईबीएस के सिम्टम्स हैं। तो इसमें अदर देन डाइट एंड लाइफस्टाइल कुछ दवाएं हैं, बट आई वुड बी बेटर एबल टू राइट देम इफ दे कम। अगर आप हमारे ओपीडी में आके दिखाएं तो ज्यादा मैं ज़्यादा better बेटर बता जी, पाऊंगा उस बारे एक में। और कॉल है। हेलो हेलो। हाँ जी, सर। ये डॉक्टर का प्रोग्राम आ रहा है अभी, इसके बाद में ये घर पर कितने बजे देखते हैं? हाँ सर, आप तो एम्स में ओपीडी में जाकर एम्स मिल में ही सकते हैं। देखते हैं सर, हमारे यहाँ पे घर पे नहीं देखते हैं। ओपीडी के अंदर आप कभी भी आके दिखा सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार 10 से 2 बजे हमारा ओपीडी होता है। आप इससे अग्रवाल सर, ठीक है? हाँ जी सर। जी थैंक यू सर। ओके सर। अच्छा लगता है जब उनको अपनी समस्याओं के लिए कहीं आशा नज़र आती है कि वो जाकर दिखाएं। तो मैं वही कह रही हूँ सर, बार बार हम एक ही बात पर ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कि खाना स्पाइसी ना हो, बैलेंस खाना हो, संतुलित आहार हो, ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। तो Important मैं यही है। आखिर में ये चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा मैसेज ज़रूर ऑडियंस को दें ताकि उनको समझ आए कि जितनी भी बीमारियों के बारे में आज हमने डिस्कस किया उन सब का तोड़ एक ही है। लास्ट एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो नमस्कार सर। जी सर, आपका शो में स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। मैं ऐसा ये कुछ खाना खाता हूँ तो पेट फूल जाता है, जी हवा बढ़ जाती है और प्रोस्टेट का थोड़ी बीमारी बताते हैं, सोनोग्राफी कराई है। एज क्या है सर आपकी? बताया कि भाई प्रोस्टेट कैसा, एज 74। 74 है। और कब से तकलीफ है सर आपको ये तकलीफ है, डॉक्टर साहब सांगवी साहब को भी दिखाया, उनको भी छाबड़ा साहब को भी दिखाया, उन्होंने कहा भाई गोलियां लेते रहो और वो चल रहा है। अभी उनको दिखाया, किसने दिखाया? अभिषेक ठाकुर को, जी उन्होंने भी गोलियां लिख के दी है। अच्छा तो ये प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराना। सर प्रोस्टेट का ऑपरेशन के लिए बारे में आपको यूरोलॉजिस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। और जो पेट जो फूल जाता है वो प्रॉब्लम। उसकी प्रॉब्लम के लिए भी अगेन इस एज के अंदर 74 ईयर्स अगर एज है तो फोन पे बताना बहुत मुश्किल रहेगा। ये पेशेंट्स हमेशा हमारे तो लिए आप मिलकर tricky रहते हैं, ये मिलकर ही इस पे बात बताना बेटर करेंगे तो रहता है अच्छा हमेशा। लगेगा। तो आप Call- हमारे ओपीडी कभी आ सकते हैं सर, और हम आपको अपनी वहाँ तरफ पे से आपको पूरी जरूर हेल्प गाइड करेंगे। कर पाएंगे। जी थैंक यू सो मच। जी सर। तो मेरा जो मैसेज है जी सब लोगों के लिए, जो मैं मेरे सारे पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं उन्हें हमेशा बताता हूँ कि प्रिंट भी करवा रखा है मैंने, तो उसमें ये है कि कोशिश करें कि चाय कॉफ़ी पीना बंद कर दें। पीनी भी है तो नाश्ता करने के बाद में आधा जी, कप जी, चाय ज़्यादा जी, से ज़्यादा लेनी जी। है। बहुत लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना है, हर 3-4 घंटे में कुछ खाना ही खाना है, जी टाइम टू टाइम खाना खाना है, बहुत लंबे समय भूखे नहीं रहना है। दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना है, 2 प्लेट सैलड और 2 फल हमेशा खाने हैं।
कोशिश करना है कि कम से कम 5 किलोमीटर घूमने जाएं और ये 5 किलोमीटर 45 मिनट में ख़त्म होने चाहिए। स्लो नहीं, बहुत स्लो नहीं चलना है, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। और लैट्रिन के पीछे नहीं पड़ना है। दिन में अगर 3 बार हो रही है या 3 दिन में 1 बार हो रही है, वो नॉर्मल है। आप उसको पीछे पड़ेंगे तो आपको और फायदा नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम ही होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, पाइल्स होंगे, फिशर हो जाएगा, तरह तरह की प्रॉब्लम बढ़ेंगी। और लास्ट जो है कि खाना खाते ही तुरंत लेटना नहीं है। खाना खाने के बाद में एटलीस्ट 2 घंटे सीधे रहना है, चलना है, बैठे रहना है और थोड़ा मेडिटेशन योगा करने का कोशिश करना है, जिससे अपने मन को शांत करना है। ताकि आपका मन शांत रहेगा तो आपकी आंतें शांत रहेंगी, आपकी आंतें शांत रहेंगी तो जीवन स्वस्थ रहेगा। ये जो सारे गुरु मंत्र आपने बताए हैं, इसका मतलब ये है कि ये सब अगर आप पालन कर लेंगे, हमारे सभी प्यारे दर्शक, तो डॉक्टर साहब से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। 70% पेशेंट्स को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। फिर ना हो तो आप हमें दिखाइए, हम आपकी हेल्प करना पूरी कोशिश करेंगे। सर, आप स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें की, छोटी छोटी बातें थी, लेकिन आगे जाके कितना ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आज हमें ये जानने को मिला। आपका शो में बहुत बहुत थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा पेशेंट से इंटरेक्ट करके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ डॉक्टर आशीष अग्रवाल थे। आपने गैस के बारे में, जॉन्डिस के बारे में, इन सब के बारे में बात की, जो छोटी छोटी इश्यूज़ हैं लेकिन आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। उम्मीद है आपकी सभी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ आपकी होस्ट हो दोस्त शिल्पा एक बार फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त। नमस्कार।